तो हम बात करने वाले हैं एक तो इम्पोर्टेंट नोटिस की, और साथ ही साथ जो गलतियां एएलपी के एग्जाम में बच्चों से हुई हैं वो आप ना करो। अभी आपका टेक्नीशियन का एग्जाम है, अभी आपका जेई का एग्जाम है, आरपीएफ का एग्जाम है, पैरामेडिकल कैटेगरी का एग्जाम है। तो आपको ये सारी समस्या ना आए तो इसके लिए आपको क्या करना है ये सब मैं आपको अभी बता दे दूंगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट नोटिस है रिगार्डिंग टू पैरामेडिकल कैटेगरी। इनको बताया गया है कि आप एक बार अपना ना rrbapplied.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर लीजिए कि वो फाइनली एक्सेप्टेड हुआ है, रिजेक्टेड हुआ है, या फिर वो प्रोविजनली एक्सेप्टेड हुआ है। ठीक है, हालांकि इसकी चीज आप ये बात आपको एसएमएस या फिर ईमेल द्वारा बता दी गई होगी, फिर भी अगर कोई कैंडिडेट रह गया है तो उसके लिए वीडियो है दोस्त। ठीक है, अगर किसी को कोई परेशानी है, किसी का कुछ एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड में कोई समस्या है, तो आप इस ईमेल पर मेल कर सकते हैं या फिर इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे के बीच में। ठीक है दोस्त। ठीक, इसके बाद आगे वीडियो में बात करते हैं कि दोस्त अभी बहुत सारे एग्जाम होने बाकी हैं, और अभी अभी एक एग्जाम निपटा है जिसका नाम है क्या, आरआरबी एएलपी। और एएलपी के एग्जाम में कमेंट्स की झड़ी लगी पड़ी है कि हमारे साथ ये अव्यवस्था हो गई, समय कम पड़ गया, ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई। तो उनकी गलतियों से आपको सीखना है, और बहुत सारे एएलपी का जो एग्जाम देकर आएंगे वो भी टेक्नीशियन और जेई का एग्जाम देंगे, या फिर आगे चल के एनटीपीसी का एग्जाम देंगे। ठीक है भाई, जिसने बीटेक किया वो टेक्नीशियन के लिए भी एलिजिबल है, जेई के लिए भी, एनटीपीसी के लिए भी, एएलपी के लिए भी। इस तरह से आप वो गलतियां दोबारा ना दोहराएं, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले आप देख लीजिए, एक इंपॉर्टेंट नोटिस बता देता हूं। सबसे पहले दोस्त, सेल चल रही है टेक्स्ट बुक की, यहां पर 28 से सिर्फ 30 नवंबर तक ये सेल रहेगी। सिर्फ 439 रुपए में 1 साल का प्रो पास मिलेगा आपको, 1 साल जिसकी वैलिडिटी होगी। इस 1 साल में आप दुनिया भर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, टेस्ट लगाइए, क्विज लगाइए, स्टडी मटेरियल लीजिए, कुछ भी लीजिए दोस्त। आरआरबी छोड़िए, आप एसएससी के, आप बैंक के, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, हर उस एग्जाम का मिलेगा। ये नहीं कि सिर्फ आपको रेलवे के ही मिलेंगे। आपका सिलेक्शन हो जाए 4-5 महीने 6 महीने में, आप सोचो यार ये तो मेरे पैसे बर्बाद गए, नहीं, यही आईडी पासवर्ड या अपना फोन अपने छोटे भाई बहनों को या दोस्तों को दे दो, वो इसको यूज कर लेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाइए और 30 तारीख तक इस ऑफर का फायदा उठाइए। कूपन कोड में चिंकू लिख देंगे, तब आपको ये इतने रुपए में पड़ेगा, 12-13% की एक्स्ट्रा छूट होने के बाद। तो इसकी, क्योंकि अभी मैं आपको लास्ट में ये बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने वालों को काफी फायदा मिला था इस एग्जाम में। अब होता क्या है, अब आपका एग्जाम आने वाला है। सबसे पहला एग्जाम आपके सामने आएगा टेक्नीशियन ग्रेड 1 का। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में आपको जो समय मिलने वाला है दोस्त, वो मिलने वाला है 90 मिनट और 100 सवाल। तो अब आप मुझे बताइए, क्या ये आपके लिए इनफ है? अब आप ऐसा समझिए कि आपके एग्जाम के बीच में ही आपकी बायोमेट्रिक होनी है, या फिर एक दो चीजें और होनी है। दोबारा सुन लीजिए, एग्जाम के बीच में ही बायोमेट्रिक होनी है, या फिर 2-3 चीजें और होनी है, यानी 5 से 6 मिनट आप मान के चलिए एग्जाम के बीच में आपके होने हैं। अब आपके पास समय बचा है 85 मिनट का। हमारा हर एग्जाम में यही टारगेट रहेगा कि हम उसको मिनिमम 5 मिनट तो कम माने ही माने। ठीक है, यानी आपको ये मान के नहीं चलना कि मुझे 90 मिनट में 100 सवाल करने हैं, आपको मान के चलना है कि मुझे 85 मिनट में 100 सवाल करने हैं। अब सवाल हो पाएंगे या नहीं, मैं भी आपको समझा देता हूं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में सब देखेंगे भाई दोस्त, ऐसा नहीं है कि आपके लिए नहीं है। टेक्नीशियन ग्रेड 3, जेई, इसके अलावा पैरामेडिकल, आरपीएफ, सबका देखेंगे हम। ठीक है, एसआई, पैरामेडिकल सब देखेंगे। तो देखते रहिएगा ध्यान से, दूसरों की गलती से हमें सीखना है, क्योंकि ये 10 मिनट आप देख लीजिए, जिससे आपके आगे चलकर कम से कम 2-4 नंबर तो बढ़े बढ़े। यहां पर जीए 10 नंबर की आएगी, हमें सब्जेक्ट के हिसाब से देखना है। रीजनिंग आएगी दोस्त 15 नंबर की। समय जो लेने वाले हैं आपका, ये 2 सब्जेक्ट लेने वाले हैं, मैथ और रीजनिंग। 15 और 20 यानी 35 सवाल होंगे, और इनके लिए आप मान लीजिए कि आप 1 मिनट देंगे, तो 35 मिनट आप इनके लिए रिजर्व कर दीजिए, मैथ और रीजनिंग के लिए। ठीक, बची बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। सिर्फ सवाल पढ़ा जाएगा और उसका जवाब दिया जाएगा। अगर आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का सवाल आता है सीधे सीधे, तो आप उसका जवाब दे देंगे, और अगर नहीं आता तो नहीं दे पाएंगे। ये 35 सवाल होंगे आपके मुश्किल से मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर कोई न्यूमेरिकल भी आ गया तो 15 मिनट में। 15 ये, 35 ये हो चुके हैं अभी तक आपके कितने मिनट, 50 मिनट। जीए के 10 सवाल 3 मिनट 4 मिनट मैक्सिमम हो चुके, कितने, 54 मिनट, 4 मिनट हमने मान लिया। बचा क्या, कंप्यूटर, 20 सवाल सीधे सीधे पूछा जाएगा। अरे इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा, आउटपुट डिवाइस कौन सा है ना, पावर पॉइंट का शॉर्ट उसका ये क्या होता है, इस तरह से कुछ भी, या WWW की फुल फॉर्म, कुछ भी सवाल पूछ लेंगे। तो 20 मिनट के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम, 20 सवाल के लिए 10 मिनट, यानी कितने पहुंच चुके हैं, 64 मिनट। इसको अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं 65 मिनट। यानी कि दोस्त अगर आप सही से प्रिपेयर करे हो ना, आपकी स्पीड सही है, नॉर्मल है, तो 65 मिनट में आप ये सवाल कर पाओगे। ठीक, अब सवाल बचता है कि अभी भी 20 मिनट बचे हैं 85 मिनट में,
इन 20 मिनट को आप मेरी समझ से किसको देना, इन मैथ रीजनिंग को देना। अगर कोई सवाल मार्क एंड रिव्यू करके आए हो तो उनको देना। सिर्फ एक बार मार्क एंड रिव्यू वाले सवाल पढ़ने हैं, दोबारा नहीं, क्योंकि दोबारा पढ़ने पर आप तुक्के भिड़ाने लग जाओगे। टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों के लिए समय कम पड़ेगा या नहीं, ये भी देख लेते हैं अभी भी। ये मैं बता रहा हूं, अगर आपने पहले से ही प्रैक्टिस कर रखी है, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करी है खूब सारी, ये बताओ आप जब टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करोगे, सपोज आप ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर देने जा रहे हो और आपने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करी, तो तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कितने मिनट में कितने सवाल कर पा रहे हो। घर में लेटे लेटे या सिर्फ सवाल सीखते जाने से नहीं पता चलेगा। सवाल पता, आपको अपनी टाइमिंग पता चलेगी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने से। इसलिए मैं कहता हूं कि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे इससे प्रैक्टिस करके गए थे उनका पेपर में बशर्ते मैं कह सकता हूं कि 2-4 नंबर का इधर उधर हो गया होगा, क्योंकि उनको आइडिया नहीं रहा होगा पहले से कि यार मेरे 5 मिनट वेस्ट हो सकते हैं किसी दूसरे कामों में। ठीक है, वरना जिन बच्चों को आइडिया नहीं था, भाई साहब किसी के 30 अटेम्प्ट हैं, किसी के 40 अटेम्प्ट हैं। इसलिए कह रहा हूं पहले से ही अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। 90 मिनट में 100 सवाल। यहां पर मैथ और रीजनिंग 50 नंबर की आ रही है, इसको सीधा सीधा 50 मान लेते हैं। ठीक है, कि 50 मिनट हम यहां पर देंगे। साइंस के 40 सवाल, जिसमें कि फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, तो यहां पर हम 25 मिनट मान लेते हैं। ठीक, क्योंकि आप पढ़ेंगे, सोचेंगे, है ना, दिमाग लगाएंगे, 25 मिनट हम मान लेते हैं। तो 75 मिनट। यहां पर जीए के 10 सवाल, यहां पर ज्यादा आप सोच नहीं पाएंगे, लिख के ले लीजिएगा, मुश्किल से मुश्किल 3 मिनट लगेंगे, 4 मिनट मान लीजिए, 5 मिनट में एक्स्ट्रा 1 मिनट और मान लेता हूं। 25 + 5 30, 30 और 50 80। 80 मिनट में ही आपको ये पेपर खत्म करना है, क्योंकि आपका भी बीच में स्क्रीनिंग होगी, बीच में आपकी भी बायोमेट्रिक होगी, बीच में आपको भी कुछ ना कुछ कराया जाएगा, लिखाया जाएगा। तो 10 मिनट हम मान के चलते हैं, 10 से कम लगते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो आपके पास एक्स्ट्रा समय मिलेगा उसको हम क्या कर लेंगे, उसको हम रिवीजन में दे देंगे। जो भी मार्क एंड रिव्यू करके आप सवाल आए होंगे, एक बार उनको फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों को स्पीड बहुत ज़्यादा मेंटेन रखनी होगी। टेक्नीशियन ग्रेड 1 वालों से भी ज़्यादा आपको स्पीड चाहिए, क्योंकि आपके पेपर में मैथ और रीजनिंग ज़्यादा आ रही है। जिसके पेपर में मैथ और रीजनिंग ज़्यादा, उसी को ज़्यादा समय लगने वाला है। यहाँ पर जेई का देख लेते हैं। जो भी हमारे दोस्त जेई साहब बनने वाले हैं, 90 मिनट में दोस्त आपको 100 सवाल करने पड़ेंगे। 30 मैथ और 25 रीजनिंग। 30 और 25 कितने होंगे, 55। यहां पर हम मान लेते हैं 60 मिनट आप इसमें देंगे। ठीक है, 60 मिनट। साइंस के 30 सवाल, वो भी होंगे, क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह भी, कुछ आसान होंगे तो कुछ कठिन होंगे। कुल मिला के हम एक औसतन 15 मिनट यहां पर मान लेते हैं। जीए 15 सवाल, मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट। तो 15 + 5 हो गए 20, 20 और 60 हो गए 80। यही आपका टारगेट होना चाहिए। आपका टारगेट 90 नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट कितना होना चाहिए दोस्त, 80 मिनट का लेकर चलना चाहिए। बीच में बहुत कुछ समय ऐसा भी आता है, आप अंगड़ाई भी लेते हैं, आप इधर उधर भी देखते हैं, आपका पेज खत्म हो जाता है। अगर देखो आपको रफ शीट जो है वो खत्म होने वाली है, तो जब थोड़ी सी बची हो उससे पहले ही दूसरी रफ शीट मांग लेना, जिससे अगर कोई एक्स्ट्रा टाइम लगना हो तो वो उसी में मैनेज हो जाए। पता चले आपने यहां तक सॉल्व कर लिया लास्ट तक, और अब आप मांग रहे हो रफ शीट प्लीज, और वो कह रहे हैं 2 मिनट में आ रहा हूं। ठीक है, पहले ही मांग लेना। यहां मैंने आपको टेस्ट बुक का बता दिया है दोस्त। टेस्ट बुक आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं। अभी ऑफर है 30 तारीख तक, 439 रुपए का आपको पड़ जाएगा। इसके बाद इसके रेट फिर से 600-700 रुपए हो जाएंगे। यहां पर आपको क्विज, सेक्शनल, अब जैसे सेक्शनल पेपर का क्या फायदा होता है, मैं आपको बता रहा हूं, मैथ 25 मिनट में 25 सवाल करने हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, जब आप टेस्ट सीरीज में सेक्शनल टेस्ट देंगे, यानी मैथ का सेक्शनल टेस्ट देंगे, तो उसमें सिर्फ मैथ के 25 सवाल आएंगे, तो आपको पता चल जाएगा मैं मैथ के 25 सवाल कितनी देर में कर पाता हूं। ये सब फायदे होते हैं। अगला सवाल अगला देखते हैं एग्जाम हम आरपीएफ का। अच्छा, हमें एक चीज और भी देखनी है, जैसे अब आरपीएफ में कितने एग्जाम होंगे, सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, तो यहां पर इसमें ही कट ऑफ डिसाइड होगी। बाकी सब में क्या होगा, टेक्नीशियन वालों में भी एक ही एग्जाम होगा दोस्त। टेक्नीशियन वालों में भी एक ही एग्जाम होगा। तो जिन जिन में भी एक एग्जाम है, उनमें आपको ये लेके चलना है कि मुझे इस एग्जाम में बिल्कुल बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, यानी एग्जाम को एक ही बार में फोड़ देना है। दूसरे बार की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि सीबीटी 2 तो यहाँ पर है ही नहीं। तो जितने मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर पाओ, उतने ही आप समझ लीजिए नौकरी के करीब हो। अब जैसे जेई है, जेई में तो अभी सीबीटी 2 भी होना है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से आरपीएफ एसआई का है। आरपीएफ एसआई की जो कट ऑफ जाती है दोस्त, आरपीएफ एसआई की कट ऑफ जाती है, अगर बहुत अच्छा कंपटीशन हो गया तो 100, अदरवाइज 95 90 ये तो रहती ही रहती है। अब आपको पता है कि आपका टारगेट क्या है। आपका टारगेट है 90+ मिनिमम। मैथ के 35 सवाल और 35 सवाल रीजनिंग के हो गए यहाँ पर 70 सवाल और 70 मिनट।
बच कितने रहे हैं? 20 मिनट। 20 मिनट में आपको ये जीए निपटानी है, हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। पर समस्या कब आएगी? समस्या ये आएगी जब एग्जामिनर आपके बीच में आके आपके फिंगरप्रिंट लेगा, पांचों, ठीक है, वो आपके कुछ लिखवाएगा, आपकी रनिंग हैंडराइटिंग में आपके साइन कराएगा। इन चीज़ों में जब आपके 5 मिनट जाएंगे तो 5 मिनट आपके वहाँ आएंगे। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन रखें, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यहाँ पर 35 सवाल मैथ के, 35 रीजनिंग में अगर आप समय थोड़ा सा स्पीड, फुल स्पीड, आपको ये सोचना ही नहीं है कि मुझे इस 90 मिनट में सांस भी लेना है या अंगड़ाई भी लेनी है या हड्डी भी चटकानी है, कुछ नहीं। शुरू से लास्ट तक पेपर में फुल स्पीड से करते जाना और टिक मारते जाना है कंप्यूटर में। जो भी सवाल जितनी स्पीड से हो मिले आपको, बिल्कुल किसी सवाल में अटक जाओ, दोबारा सुन लीजिए मेरे दोस्त, अगर कोई सवाल लंबा लग रहा है और उसमें अटक गए, उस पर टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। जीए बिल्कुल फुल स्पीड में निपटानी है, धीरे धीरे पढ़ना नहीं है। उस समय ये नहीं सोचना है कि मैं कहीं जल्दीबाजी में गलती ना कर दूं ना, धीरे नहीं, फुल स्पीड चाहिए आपको, क्योंकि आपको पता है आपकी कट ऑफ क्या है। यहां पर लास्ट में हम बात कर लेते हैं पैरामेडिकल कैटेगरी की। दोस्त, पैरामेडिकल कैटेगरी में सीधी सी बात है, जो भी जाएंगे हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे जाएंगे, है ना। मैं तो ये समझता हूँ मुझसे तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे जाएंगे, मैं तो बायो बैकग्राउंड को ही नहीं। तो 90 मिनट में दोस्त आप लोगों के पेपर होगा और जिसमें 100 सवाल होंगे। 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी, और मुझे पता है कि आपको ये ज़्यादातर चीज़ें पता भी होंगी। 10 नंबर की मैथ आएगी, 10 की रीजनिंग आएगी, 10 की साइंस आएगी, और 70 नंबर की आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी आएगी। जिस बैकग्राउंड से आप हैं उस बैकग्राउंड के सवाल आएंगे। अब दोस्त, इस 70 नंबर में तो मैं कुछ बता ही नहीं सकता, ये तो मेरे आउट ऑफ लेवल है। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ ये 10 नंबर, यानी ये 30 नंबर। हो सकता है कुछ बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोफेशनल एबिलिटी में बहुत अच्छे हों, वो इन तीनों चीज़ों में वीक हों, और हो सकता है कुछ बच्चे प्रोफेशनल एबिलिटी में एवरेज हों, परंतु वो मैथ, रीजनिंग और साइंस भी कर लेते हों। तो यहाँ पर ऐसे बच्चों को थोड़ा सा एज मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। आप दोस्त अगर मैथ, रीजनिंग, साइंस अच्छी नहीं है तो मेरी सलाह ये है, आप अपना और जो भी सिलेबस है वो डाउनलोड कीजिए, उसमें देखिए मैथ के कौन कौन से चैप्टर हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मत डीप में जाइए, पर आप किसी भी यूट्यूब चैनल से, किसी भी बुक की हेल्प से डेली अगर 30 मिनट भी देते हैं, इसको 30 इसको और 30 इसको। साइंस मुझे पता है कि आप बायो बैकग्राउंड से हैं, हो सकता है आप साइंस को कर लीजिएगा, बायो को भी कर लेंगे और केमिस्ट्री को भी कर लेंगे, हो सकता है फिजिक्स ना हो पाए, और मेरी समझ से फिजिक्स पे आप टाइम भी मत दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 10 नंबर में से 3 सब्जेक्ट आने हैं, और 2 अगर आपको आते हैं, बायो और केमिस्ट्री, तो फिजिक्स पर टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप टाइम ही देना चाहते हैं तो थोड़ा सा दीजिएगा रीजनिंग को। रीजनिंग के सवाल होते हैं आसान। जो भी बंदा, मतलब रीजनिंग के लिए कुछ ऐसा अलग से किसी बंदे को सीख के आने की ज़रूरत नहीं है कि अपने कॉलेज से सीख के आना, स्कूल से नहीं। रीजनिंग के लिए सिंपल सा आपको बस पता चल जाए कि यार मिरर इमेज का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वाटर इमेज का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कोडिंग डिकोडिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है, सीरीज पैटर्न का क्या कॉन्सेप्ट होता है। सिर्फ आप एक बार कहीं से भी कॉन्सेप्ट समझ लें, 2-2, 4-4 सवाल एक एक टॉपिक के कर लें, मैं कह रहा हूँ 5 सवाल पर टॉपिक कर लें आप, आपके लिए बहुत है। जो भी बंदा इनमें थोड़ा से अच्छे मार्क्स ले आएगा, 10 में से 6-7-8 इसमें कर दिए, 6-7 इसमें कर दिए, 5-6 इसमें कर दिए, तो आप बहुत से लोगों से आगे निकल जाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है प्रोफेशनल एबिलिटी में सब लगभग आसपास ही होंगे, 4-5 नंबर ऊपर नीचे होंगे बस। जो अंतर डालेगी वो आपकी मैथ, रीजनिंग और साइंस डालेगी। सेम चीज़ मैं कहूँगा मैथ में, मोस्टली आप जो भी पैरामेडिकल कैटेगरी के होंगे वो मैथ, सॉरी, वो सीबीएसई बैकग्राउंड से होंगे। तो यूट्यूब का कोई भी एक ऐसा चैनल पकड़ लीजिए जो इंग्लिश में आपको मैथ पढ़ा रहे हो, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि आपकी हो सकता है सीबीएसई बैकग्राउंड से होगे तो हिंदी की जो शब्द हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, वो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और रीजनिंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट जो पढ़ लीजिए, और बेसिक वाला, ऐसा नहीं जो हाई फाई लेवल का पढ़ा रहे हो, जो बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहे हो, ठीक है। जैसे, और हाँ, आप उन चैप्टर्स को स्किप कर दीजिए जो बहुत लंबे हो, जो बहुत लंबे हों। जैसे आपने देख लिया कि यार इसने अलजेब्रा पे सिर्फ 4 वीडियो बनाई है, तो आप उसको कर लीजिए। आपने देखा कि यार इसने ज्योमेट्री पे 12 वीडियो बनाई है, आप उसको छोड़ दीजिए। आपने देखा मेंसुरेशन पे 14 वीडियो बनाई है, उसको छोड़ दीजिए। आपने देखा कि यार कोई भी आपने टॉपिक देखा, आपने देखा यार एलसीएम एचसीएफ पे सिर्फ 3 वीडियो बनी है, छोटा टॉपिक है, कर लीजिए। आपको इसी तरह से उन छोटे टॉपिक्स को कर लेना है। आपने एक बार सारे छोटे टॉपिक्स निपटा दिए, सपोज आपने मैथ के, रीजनिंग तो पूरी कर लेना, रीजनिंग में मत छोड़ना कुछ भी, बहुत आसान है रीजनिंग, आप कर लोगे। साइंस जो आपकी अच्छी है, आप उसको एक बार देखो, अगर आपकी बायो अच्छी है
मैं मानता हूँ बायो अच्छी है, फिर भी आप उसको एक बार रिवाइज़ ज़रूर कर लेना, ठीक है? आप चाहे तो ऑनलाइन बुक्स ले सकते हैं, ठीक है? या फिर आप जो आपके पास पहले की बुक्स हैं या फिर आप यूट्यूब चैनल की हेल्प ले सकते हैं। यानी कि आपको मिनिमम टाइम में अपनी एक तो साइंस को रिवाइज़ करना है क्योंकि आपकी साइंस पहले से अच्छी होगी। रीज़निंग को सीखना है क्योंकि आसान होगी और कम समय में आप सीख लेंगे, और मैथ के उन चैप्टर्स को पढ़ना है जो छोटे होंगे, जिससे कि आप कम समय में मैथ को भी कुछ अच्छा कर लें क्योंकि बायो वालों की ज़्यादातर मैथ कमज़ोर होती है। पर कुछ चैप्टर्स तो आप कर ही सकते हैं। मैं नहीं कह रहा सारे करना, आप इनमें से पिक कर लीजिए कौन-कौन से कोई से चैनल पिक करिए जिसकी बकायदा सारी वीडियोज़ हों और देखिए किन-किन चैप्टर्स की कम वीडियोज़ हैं, आप उनको पिक कर लीजिए और वो सीख लीजिए। 10 में से आप जितने एक्स्ट्रा मार्क्स ला पाएँगे वो उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो ये सलाह है मेरी पैरामेडिकल कैटेगरी वालों के लिए। अब आपके सामने जब एग्ज़ाम देने जाएँगे तो कुछ समस्या आएँगी जिसका कुछ निवारण इस प्रकार है। बहुत बार बायोमेट्रिक में कुछ समस्या आ जाती है, इसलिए आपके पहले से हाथ साफ़ होने चाहिए। साफ़ नहीं है, धो लीजिए, रुमाल से पोंछ लीजिएगा। ठीक है? साफ हाथ होंगे तो थोड़ा-सा जल्दी आ जाता है, ठीक है? अपनी स्पीड शुरू से लास्ट तक बनाए रखिए क्योंकि आदमी शुरू में, बीच में ढीला पड़ जाता है। वो सोचता है यार मैं अच्छे से सवाल पढ़ लूँ और इसको कर लूँ, ठीक है? आपको इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल साँस नहीं लेना है, पूरे स्पीड में करते रहना है। पेपर में समय से पहुँच जाइए जिससे आप पीछे ना रह जाएँ, पीछे वालों के बच्चों के लिए थोड़ा-सा लेट हो जाता है। तुक्के बिल्कुल ना भिड़ाएँ दोस्त, देखिए आपको अभी सिलेक्शन लेना है और जिन पेपर्स में तुक्के भिड़ाए जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा फ़ायदा वहाँ पर नहीं मिल पाता। तुक्के ना मारें, आपके मार्क्स को और कम कर देगा। वहाँ के किसी स्टाफ से लड़ाई झगड़े में ना पड़ें क्योंकि इसमें आपका नुकसान हो सकता है। अभी आपको काम है, पेपर देना है आपको, ठीक है? इससे क्या होता है ना, अपना दिमाग भी थोड़ा-सा डाइवर्ट हो जाता है गुस्से में। मैंने बहुत बार देखा है कि दिमाग थोड़ा बहुत डाइवर्ट हो जाता है। फ़ोटो अपने साथ 2-3 एक्स्ट्रा ले जाएँ, वही फ़ोटो जो आपने फॉर्म पे चिपकाया हुआ है, वही ले जाएँगे तो बहुत ही अच्छा होगा। सॉरी, यहाँ पर तो मैंने लिखा है 2-3 फ़ोटो आईडी ले जाएँ। जैसे कि आप अपना आधार ले गए, जैसे कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड ले गए, जैसे आप अपना पासपोर्ट ले गए, जिस पे भी आपका सुंदर सा फ़ोटो ना हीरो जैसा, वो ले जाइएगा। क्योंकि अगर वो आपके बचपन का पुराना वाला आधार कार्ड का फ़ोटो देख लेंगे तो वो पहचानेंगे नहीं। वो कहेंगे भाई इसमें तो बहुत गंदे लग रहे हो, अब तो आप हीरो बन गए हो। ठीक है? आपका आधार कार्ड जो है वो अनलॉक होना चाहिए। अब आप कहेंगे ये तो मुझे पता ही नहीं मेरा लॉक है कि अनलॉक है, तो आप कोई नहीं, यूट्यूब पे सर्च करिए हाउ टू अनलॉक योर आधार कार्ड और उसको अनलॉक कर लीजिएगा। इससे आपका वहाँ पर समय बच जाएगा। ठीक है? और अपने वही 1-2 फ़ोटो एक्स्ट्रा ले जाइएगा जो आपने फॉर्म पे चिपकाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्त किसी को कोई अपनी सलाह देनी हो तो आप बिल्कुल कमेंट में मुझे दीजिए जिससे कि मैं आपकी सलाह भी अगली बार के लिए दूसरे बच्चों के लिए कन्वे कर दूँ। ठीक? इसके अलावा आपकी जो भी बात है, जो भी इस कमेंट हैं, जो भी इस वीडियो को देख के मन में आया बोलने को, लिखने को, वो आप कमेंट में बिल्कुल लिख सकते हैं। धन्यवाद।